हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के, क्या हाल है जीतो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग अभिनव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई तुम लोग। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे। आई होप तुम लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी एंड आई होप तुम लोग अच्छे से अपना होमवर्क वगैरह कर रहे होगे। और आज तुम लोगों के कुछ कुछ डाउट्स थे जो कि मैं लेके आया हूं, ठीक है, तो उन्हें भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ तुम्हारे जो भी तुम्हारी आज की क्लास में प्रॉब्लम है एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड, उन्हें भी आज की क्लास में ही हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हाल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वीरेंद्र, गुड इवनिंग दुर्गेश, सुप्रिया, दिव्यांश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिव, कन्हैया, गुड इवनिंग गोल्डी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुलदीप, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भैया जिन बच्चों का नाम लिया गया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं लिया गया है क्षमा चाहेंगे हम, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। और आज का जो तुम्हारा लेक्चर है वो किसके ऊपर होने वाला है, वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। भैया देखो, अब ये टॉपिक आज की क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए, क्योंकि आज की क्लास में मैं तुम्हें कराने वाला हूं तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एचसीएफ एलसीएम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आज का जो ये तुम्हारा सेशन है ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो शुरू किया जाए भाई। एक बार अगर सारे बालक रेडी हैं तो एक बार मुझे फायर इमोजी दिखा दो कमेंट सेक्शन में और फिर हम हमारे आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से, बहुत तेजी से दिखा दो एकदम से। हाँ भाई, सारे बालक तैयार हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब तुम बहुत देर से सोच रहे होगे कि सर ये क्या आप फोन लेके घूम रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, हैं क्यों आप फोन लेके घूम रहे थे इतनी देर से। तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं ये चेक कर रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने लास्ट क्लास में डाउट देखा, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर लाइव क्लास नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैं वही चेक कर रहा था, ठीक है, कि लाइव क्लास मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हाँ भाई, तुम टाइम से आओगे, रेगुलर टाइम से आओगे तो तुम्हें तुम्हारी लाइव क्लास जो है वो टाइम से मिलेगी, ठीक है। लाइव क्लास चल रही है, मेरा खुद का फोन एंड्रॉइड है और मैं उसी में यूज कर रहा हूं, तो मैंने आज वही चला के देखा है, ठीक है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि लाइव क्लास नहीं आ रही है, भाई आ रही है लाइव क्लास, ठीक है। यार दूसरे वाले बैच के भी कमेंट्स देखने दे, दोनों इसी में ही आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो हाँ जी, हाँ तो अंकिता माही, ठीक है, शुरू करते हैं भाई। देखो सबसे पहले तुम लोगों के जो कुछ कॉमन डाउट्स थे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं आपस में, ठीक है, भाईचारा बढ़ा लेते हैं। जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, आज की क्लास में पहली बार आए हैं, उनके लिए भाई मेरा नाम है कमल कौशिक, के स्क्वायर, ठीक है, के सर, जो तुम्हारा मन है तुम वो बुला सकते हो, ठीक है। और बाकी बालक जो कि मुझे पहले से जानते हैं, ये बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई। एक हफ्ता हो चुका है बैच में ऑलरेडी, है एक हफ्ता हो चुका है बैच में ऑलरेडी, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। मैथ्स की क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब मैथ्स छोड़ो, पहले ये बताओ पूरे बैच में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, जल्दी से बताओ, पूरे बैच में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। पढ़ाई करने में मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अरे क्या बात, आ जाओ। तो अब देखो कुछ बेसिक डाउट्स हैं, ठीक है, यहां पर मैं कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें क्लियर कर देना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे कि यार देखो, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं। कई बार क्या होता है कि तुम लोग एक दूसरे की मदद भी कर दे सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यार आपको कोई टॉपिक आता है और आपके दोस्त को नहीं आता है, ठीक है, और उसने कमेंट में कोई डाउट पूछा, ठीक है, तो आप लोग भी उस चीज का सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि अब यहां पर सुहायरा ने पूछा था कि सर क्या 3/-2 एक परिमेय संख्या है, तो खुशी ने उसका जवाब हाथों हाथ दे दिया वहीं के वहीं, और वहीं के वहीं सुहायरा का डाउट क्लियर हो गया कि हाँ भाई यस सुहायरा, कि भैया तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि 3/-2 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ। और इसका रीजन मैं तुम्हें बता देता हूं क्या है।
सुहायरा, अगर तुम्हारा डाउट ये है और अगर तुम अभी भी क्लास में हो तो इट्स लाइक के 3/-2 है ना। तो अब 3/-2 ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है या नहीं है? है बिल्कुल, ठीक है। यहां पर 3 यानी कि P भी एक क्या है, पूर्णांक है, और -2 जो कि तुम्हारा Q है वो भी एक पूर्णांक है, ठीक है। और यहां पर Q जो है यानी कि -2 जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो जब ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है परिमेय संख्या होने की, तो परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा परिमेय संख्या। तो आई होप सुहायरा तुम्हारा ये वाला डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि 3/-2 परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। आगे बताओ, और देखो और क्या है। सर गुणनखंड और गुणनफल में क्या अंतर होता है? बेटा लक्की चौधरी जी, गुणनखंड और गुणनफल में क्या अंतर होता है? देखो भैया, आपका मैंने लिखा 26 का मतलब हो गया 13 × 2, ठीक है। तो 13 × 2 क्या है? 13 और 2 का जो गुणनफल है, 13 और 2 की गुणा करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका गुणनफल होता है। गुणनफल मतलब जो फाइनल आंसर होता है दो चीजों की गुणा करने पर, दो चीजों की गुणा करने पर जो फाइनल आंसर होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा गुणनफल। जैसे कि तुम यहां पर देखोगे 13 और 2 की गुणा करने पर 26 आ रहा है, तो 13 और 2 का गुणनफल 26 होगा, ठीक है। गुणनफल तो ये हो गया। अब यहीं पर तुमने पूछा गुणनखंड क्या होता है, तो बेटा गुणनखंड होता है वो संख्याएं जिनसे आपका दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। जैसे कि 26 जो है वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 26 जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 26 जो है वो 1 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ये सब क्या है? 26 के गुणनखंड है। तो आई होप तुम्हें अब ये क्लियर हो गया होगा लकी मेरे लाल कि गुणनखंड और गुणनफल में क्या फर्क होता है। समझ में आ गया? सर डाउट कैसे पूछे? बेटा गोमती, आप #डाउट लिखकर कोई भी जो डाउट है वो कमेंट में डालोगे तो वो डाउट सेक्शन में आ जाएगा, जिसे मैं क्लियर कर दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। हाँ जी आराधना, वैसे सारे डाउट इधर ही आ रहे हैं तो सेम ही है डाउट तो, ठीक है। कन्हैया, पल्लवी, और बताओ, चलो आ जाओ। अब देखो सुप्रिया क्या कह रही है कि सुप्रिया ने बोला था सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इंक्लूडिंग मी जिन्होंने अपने स्टेट का बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लिया था बट उनको दूसरे स्टेट बोर्ड का सब्सक्रिप्शन मिला है या एक्सेस मिला है, ठीक है। तो यार देखो मैं तुम्हें यहां पर एक ही चीज बोलूंगा कि प्लीज जो पीडब्ल्यू में आपका कॉन्टेक्ट अस वाला सेगमेंट है वहां पर जाकर आप एक बार इसके रिगार्डिंग बात कर लो, ठीक है। हेल्प सेक्शन में जाकर बात कर लो। जिन भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी और स्टेट का बैच लिया था और गलती से किसी और का मिल गया है, तो प्लीज आप ये वाली चीज देख लो। वैसे तो मैं बता दूं तुम लोगों को कि यूपी बोर्ड वाला जो बैच है उसमें भी मैं जो बिहार बोर्ड के कुछ टॉपिक हैं वो डलवाऊंगा, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पर तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और जब वो टॉपिक आया करेंगे मैं तुम्हें बता दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन ये डलवाने का रीजन ये है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलती से यूपी बोर्ड वाला बैच ले लिया है, ठीक है, और वो बिहार बोर्ड में थे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, ठीक है, और इसी वजह से मैं उस बैच का कुछ कंटेंट जो है वो इधर डलवाऊंगा ताकि किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। हाफ ईयरली से पहले यार ट्रिगो तो हो जाएगी, हाफ ईयरली से पहले ट्रिगो तो मैं करा दूंगा, ठीक है। सर आप गिने चुने बच्चों के नाम लेते हैं मेरे लाल, मैं गिने चुने बच्चों के नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि कमेंट सेक्शन की अगर मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूं तो भाई साहब वो स्पीड से भागता है कि वहां सिंगल नाम पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी चक्कर में मुझे गिने चुने बच्चों के नाम लेने पड़ते हैं जिनके नाम मुझे दिख जाते हैं, जैसे कि अभी मुझे मानवी का, साक्षी का, सुबेश, अभिजीत, ठीक है, प्रियांशु, इनके नाम दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं, है सर बेसिक आता है। सौरभ कुशवाहा मेरे भाई मेरे लाल, मुझे पता है तुझे बेसिक आता है, तेरे अलावा और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि शुरुआत से बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। माधव झा, ठीक है, बहुत सारे बालक ऐसे होंगे जो कि शुरुआत से बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए आ रहे होंगे और उनका बेसिक अच्छा होगा। बट मेरे लाल बहुत सारे बालक ऐसे हैं कि जिनका जो है ना बेसिक थोड़ा हिला हुआ है, ठीक है, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सौरभ आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यार मुझे सबका ध्यान रखना है तो मैं नॉर्मल स्पीड से पढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा स्लो नहीं चलूंगा, मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं चलूंगा, बट नॉर्मल स्पीड से, ठीक है। तो यार प्लीज ट्राई टू कॉप अप विद मी, ठीक है। मतलब मैं यही चाहूंगा कि तुम लोग
थोड़ा सा साथ दो, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो ताकि बाकी लोगों का भी काम जो है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसके अलावा भूमिका सिंह ने बोला सर लाइव क्लास शो नहीं हो रही है, इसी के चक्कर में मैं आज स्टार्टिंग में फोन में लगा हुआ था ताकि मैं देख सकूं कि लाइव क्लास आ रही है या नहीं आ रही है। भाई आ रही है, ठीक है। टुडेज क्लास वाले सेगमेंट में लाइव क्लासेस आ रही हैं, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लासेस आ रही हैं, ये रही, ठीक है, तुम्हारे सामने है, ये रही, ठीक है। तो इसके अलावा और देखो और क्या है सर जी, न्यूनतम का मतलब, संतोष पंजियार, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, ठीक है। तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में तुम्हारे एक में आए 80 नंबर, एक में आए 85 नंबर, एक में आए 92 नंबर, एक में आए 99 नंबर और एक में आए तुम्हारे कितने 33 नंबर, कोने पे पास हुए। तो इसमें न्यूनतम क्या हुआ, न्यूनतम हुआ सबसे छोटा यानी कि 33 नंबर, न्यूनतम मतलब सबसे कम, ठीक है। और बताओ, ठीक है। और जी क्या है, हाँ रिलेश बॉय का भी एक कमेंट था कि भैया सर हमारे हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर अक्टूबर के बीच शुरू होंगे, लेकिन सर आपके स्टडी प्लानर में कुछ चैप्टर्स एंड टॉपिक लाइक जो रचनाएं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है एटसेट्रा, ये यूपी बोर्ड के नए सिलेबस में नहीं है सर। तो मैं बता देता हूं, यूपी बोर्ड के नई सिलेबस में या सीबीएसई बोर्ड के नए सिलेबस में ये इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी और सीबीएसई की जो बोर्ड्स हैं, मतलब जो बोर्ड्स हैं, ऑफिशियल बोर्ड्स हैं, उन्होंने सिलेबस में से ये टॉपिक हटा दिए हैं। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से रचनाएं हट गया है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हट गया है, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो गलती से यूपी बोर्ड वाले बैच में आ गए हैं। तो अगर तुम बैच चेंज कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाओगे तो भी मत घबराओ। मैं बिहार बोर्ड के वो टॉपिक जो कि डिलीटेड है यूपी और सीबीएसई से, वो भी मैं डलवाऊंगा यूपी और सीबीएसई वाले बोर्ड में, ठीक है। घबराओ मत, ठीक है, परेशान मत हो तुम, ठीक है, तुम तसल्ली रखो। हाँ और बताओ और क्या है भाई, और क्या है। हाँ जी सर, क्या भाज्य और संख्याओं को भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? खुशी का ये एक डाउट है, ठीक है। अब खुशी देखो, हमने प्रमेय पढ़ी थी अभाज्य गुणनखंड, क्या थी हमारी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कि हम भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तुम कह रही हो कि भाज्य संख्याओं को क्या भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? तो देखो भैया, अगर मैं ले लेता हूं 16 या 32, तो मैं 32 को लिख सकता हूं कितना, 8 गुणा 4। अब 8 भी भाज्य संख्या है, 4 भी भाज्य संख्या है और 32 भी भाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या को आपने 2 भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख लिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लाल, इसका कोई मतलब या कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जो क्वेश्चन का आंसर है कि क्या हम भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं, कुछ को नहीं लिख सकते। जैसे 26 एक भाज्य संख्या है, लेकिन उसके अगर तुम गुणनखंड करने जाओगे तो वो 13 गुणा 2 आएगा, जिसका मतलब है कि तुम उसे लिख नहीं सकते। तो इसी वजह से कुछ को लिख सकते हैं लेकिन कुछ को नहीं, इसीलिए आपका भैया खुशी इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कुछ भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, कुछ को नहीं, ठीक है। तो भैया अब मुझे लगता है जो कॉमन डाउट्स थे पिछली क्लास में से, ठीक है, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आज की जगह आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे किस चीज के बारे में। आपका एचसीएफ लास्ट क्लास में निकालना सीखा था, ठीक है, एचसीएफ लास्ट क्लास में निकालना सीखा था, एलसीएम आज की क्लास में सीखेंगे सार्थक मेरे भाई, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि तुम्हें करने को मिलेंगे, तुम देख सकते हो लाइन लगी पड़ी है क्वेश्चंस की, मतलब ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो वो क्लास में नहीं भी हो पाए तो तुम्हें अलग से पीडीएफ ये वाली मिल जाएगी, उसमें से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर सारे बालक रेडी हैं तो फायर इमोजी दिखा दो एक बार बहुत तेजी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी से। अगर सारे बालक रेडी हैं तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो। और जिसे एचसीएफ लास्ट क्लास में समझ नहीं आया था, जिसे एचसीएफ लास्ट क्लास में समझ नहीं आया था, घबराना मत, ठीक है, घबराना मत, टेंशन मत लो, हैं। दोनों चीजें आज की क्लास में अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। वास्तविक संख्या के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2-3 बार बता चुका हूं, इसे आगे बढ़ाएंगे, सीधा मेन मुद्दे पे चलेंगे हम। हमारा मेन मुद्दा क्या था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अब यहां पर मैंने तुम्हें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, ठीक है। एक प्रकार की और संख्याएं होती हैं जिनका नाम है सह अभाज्य संख्या, इनके बारे में तुमने क्लास 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। कोई बताएगा सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं?
जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर भी मैं पूछ रहा हूं, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? बताओ भाई, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? हां जी, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? बताओ बताओ। हेलो आशी, हेलो हेलो हेलो। जिनका एचसीएफ 1 होता है। हां जी, आपकी दो ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ बराबर हो 1 के, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं हमारा क्या? दो संख्याएं ऐसी जिनका एचसीएफ बराबर हो 1 के, उन्हें हम बोलते हैं हमारी सह अभाज्य संख्याएं, या फिर ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड। ध्यान से पढ़ना इस चीज को, क्योंकि ये आगे काम आएगी। सह अभाज्य संख्या क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आगे काम आएगी। ध्यान से सुनो भाई, ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर हो 1 के। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब आपका कॉमन गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों संख्याओं में आ रहा हो, ठीक है, तो वो केवल 1 हो। कहने का मतलब क्या है? ऐसी दो संख्याएं जिनमें विभाजित करने वाली केवल एक संख्या कॉमन हो, उसे हम बोलते हैं हमारा क्या? उसे हम बोलते हैं हमारा कौन सी संख्या भैया? सह अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मैंने ले लिया 14, ठीक है, 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 14 का अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या आएगा? 14 का अभाज्य गुणनखंड होता है 7 गुणा 2, ठीक है। वहीं पर मैंने एक दूसरी संख्या ले ली 39। 39 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 39 का अभाज्य गुणनखंड होगा 13 गुणा 3। अब तुम देखो, 14 और 39, इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होगा? क्योंकि एक की तो किसी में भी गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक की तो किसी में भी गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए आप देखोगे कि भैया यहां पर आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? यहां पर आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1, ठीक है। तो बच्चों मेरे लाल, ऐसी संख्या है जो कि आपका जिनमें एचसीएफ 1 हो या फिर जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं। शाश्वत भैया काहे लाल पीले हो रहे हो? हैं काहे लाल पीले हो रहे हो? क्या चाहते हो? ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं सीधा, एचसीएफ एलसीएम पे। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर ही चुके हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन हो ही चुका है। अब बात करेंगे सीधा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, ठीक है। एचसीएफ तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, संस्कृत क्लास 10th। सर क्या -0 कोई संख्या है? बेटा 0 ना तो धनात्मक होता है बेटा, जिनतब हुसैन, अगर तुमने पहली क्लास देखी होती तो मैंने वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसी वजह से 0 के आगे तुम कुछ भी लगा लो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। और बताओ सर हाँ, कभी भी 6 सेकंड पीछे रहते हैं इसलिए हम पोल में 1 नंबर नहीं आ पाते। जिनतब मेरे भाई कोई बात नहीं, पोल में 1 नंबर आना जरूरी है या फिर स्टेट में 1 नंबर आना जरूरी है? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, स्टेट में 1 नंबर आओगे, अखबार में न्यूज आएगी, घर वालों के इंटरव्यू लिए जाएंगे, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। पोल से ज्यादा मजा वहां आ जाएगा, एकदम चांदी चांदी हो जाएगी, ठीक है। सर हम कंफ्यूज हैं कि हम बिहार बोर्ड में पढ़े या फिर यूपी बोर्ड में। मेरे लाल रोहित राज फेमस, तो दोनों में से किसी में चला जा, मैं जो सिलेबस है सारा का सारा दोनों ही बैचेस में डलवा दूंगा, ठीक है। बस मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों को इन्फॉर्म कर दूंगा पहले ही, ठीक है। तो दोनों में से किसी बैच में चला जा तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, घबरा मत, ठीक है। और बता सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, मौजम हसन। मेरे लाल क्या दिक्कत है, आज की क्लास में और क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। और बताओ, आ जाओ, चलो थोड़ा सा आप क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, जरूरी चीजें, ठीक है, जरूरी चीजें, ठीक है। सर संस्कृत का क्लास नहीं होगा बेटा, देखो अभी तो नहीं है संस्कृत का क्लास, ठीक है, आगे अगर होता है तो तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, बट अभी नहीं है, आई एम रियली सॉरी अब है, ठीक है, बट आगे अगर होगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं बच्चों। देखो एचसीएफ के बारे में हमने बात करी थी, 2 संख्याएं ले लेता हूं मैं, ठीक है, 2 संख्याएं ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो आ जाओ।
सीधा एक क्वेश्चन लेंगे, उसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। कहां है भाई? कोई अच्छा क्वेश्चन दिखाओ यार जिसका एचसीएफ एलसीएम निकालने में थोड़ा मजा भी आए। 96 और 168, 96 और 168, आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन का निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम। 96 और 168, हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। फरहान बेटा तुम्हारा डाउट अभी थोड़ा आगे चल के देख लूंगा, पहले मैं ये टॉपिक कवर कर लूं, ठीक है? ऑलरेडी क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं और हम टॉपिक शुरू करके हमें आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है? तो प्लीज एक बार पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों के डाउट देख लूंगा, ठीक है? घबराओ मत, टेंशन ना लो, ठीक है? वो क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ाया ही नहीं है। मोहम्मद शाहबाज मैं जानता हूं, ठीक है? डीपीपी कुछ टाइम में अपडेट हो जाएगी, घबरा मत, ठीक है? टेंशन ना लो, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले वो कवर कर लेते हैं। और जल्दी से मुझे ये बताओ कि यहां पर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कमेंट में बताओ जल्दी से। देखो भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले हमें दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है, ठीक है? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, एक साइड 96 लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 96 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये है 2, ठीक है? 2 से 96 को विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 आ गया। सबसे छोटी संख्या जिससे 48 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, जल्दी से बताओ भाई, 2, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 24 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 12 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 2, 2 छिक्के 12। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 6 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ये भी आपकी 2 होगी, 2 तिया 6 और लास्ट में आ गया 3 एकम 3। तो यानी कि जो 96 का अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आ गया भाई? 96 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, बोले तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। सिंपल, समझ में आ गया इतना सबको? इतना सबको चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? अब सेम इसी तरीके से 168 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो भाई। 168 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 168 का अभाज्य गुणनखंड यहीं साइड में निकाल देते हैं। 168 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 168 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 2, ठीक है? 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 84 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 2, कितना आएगा भाई आपका? 2 दूनी 4 और सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर से 2, यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, उसके बाद कितना आपका? 3, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और उसके बाद 7, 7 एकम 7। ये लो भाई, तो ये आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो भैया इसे लिख लेंगे घात के रूप में, तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3 गुणा 3, तो 3 की सिंगल घात है, 3 की घात 1 गुणा 7, तो 7 की घात 1, ठीक है? अब एचसीएफ कैसे निकलता था भाई? निकालो जरा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो। चलो, एचसीएफ कैसे निकलता था? एचसीएफ वो संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जो कि इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या होगी? तुम्हें पता था एचसीएफ का मान, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। एचसीएफ का मान या तो दी गई दोनों संख्याओं से क्या होता है? क्या होता है बताओ? छोटा होता है, या फिर दोनों में से किसी दी गई संख्या के बराबर होता है। समझ में आया? तो देखो भैया, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे? एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे? हम करते थे आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, यानी कि सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल, यानी कि ऐसे गुणनखंड, दोनों संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जो कि दोनों संख्याओं में उपस्थित हैं, उनकी सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल लेते थे, ठीक है? तो अब जरा देखो यहां पर, ऐसे गुणनखंड जो कि दोनों संख्याओं में उपस्थित हैं, तो सबसे पहले है 2, ठीक है, जो कि दोनों संख्याओं में उपस्थित है। तो 2 की सबसे
कम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे कम घात कितनी है? यहां पर है 2 की घात 5, यहां पर है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 वाला पद आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और गुणनखंड है? इसके अलावा कोई और गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि दोनों संख्याओं में आ रहा है? कौन सा? 3। ठीक है, 3 की न्यूनतम घात कितनी है भाई? 3 की न्यूनतम घात है 1, क्योंकि यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, फर्क ही नहीं पड़ता, 1 ही है। तो 3 की न्यूनतम घात है 1। ये लो भाई। अब देखो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24। तो यानी कि 96 और 168 का जो HCF आएगा वो कितना होगा? वो होगा 24। यानी कि वो सबसे छोटी संख्या जिससे 96 और 168 पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, पूरे पूरे कट रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? वो तुम्हारा 24 हो जाएगा। तो ये तो हो गई भैया HCF की बात, ये तो बात हो गई HCF की। अब बात कर लेते हैं LCM की। अब बात कर लेते हैं LCM की, ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड है कितना? 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, और 168 का अभाज्य गुणनखंड है कितना? कितना है भैया? ये है तुम्हारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। चलो जी, अब LCM निकालने की अगर मैं बात करता हूं तो LCM क्या होता है? सुनना जरा पहले ध्यान से। जैसे मैंने HCF तुम्हें डिटेल में समझाया था, LCM भी तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। LCM क्या होता है? LCM होता है आपका, हिंदी में इसे बोलते हैं ला सा पा, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं ला सा पा, या फिर इसकी फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो लघुत्तम समापवर्त्य इसे बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर इसे और क्या नाम दिया गया? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो तुमने आंसर निकाल दिया, तुम में से अगर मैं पूछूं कि LCM होता क्या है, जिन्होंने आंसर निकाल दिया मुझे ये बता दो LCM होता क्या है। LCM अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या होता है बेटा LCM? बताओ, कोई बताएगा मुझे LCM होता क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता बेटा। अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर होता तो इसकी जो वो होती, क्या शॉर्ट फॉर्म होती, वो LCF होती। LCF नहीं है, LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा राहुल साहू, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं करी है प्लीज पिछली क्लास करके नेक्स्ट क्लास में आया करो और एक बार पिछली क्लास को रिवाइज कर लिया करो। अब एक बालक पूछ रहा है अभाज्य संख्या क्या होती है, मैं बता देता हूं अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो कि केवल खुद से और एक से विभाजित हो, ठीक है, या फिर जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, ठीक 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम बोलते हैं अपना क्या? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तुमने सबने मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दी, तुमने सबने मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दी। नहीं नहीं, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं डेफिनेशन। जैसे मैंने HCF के लिए बताया था कि 2 संख्याओं के लिए या 3 संख्याओं के लिए वो सबसे बड़ी संख्या जो कि उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, पूरी तरीके से विभाजित कर देती है, पूरी तरीके से काट देती है, ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या उनका HCF होती है, ठीक है। एक बच्चे ने कुछ जवाब तो दिया है, मैं कमेंट देखता हूं जरा उस भाई का। 1 सेकंड रुको, इधर है, अरे भाई आजा। लघुत्तम समापवर्त्य जो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कोशिश तो तुमने करी है बट तुम गलत पहुंचे हो मेरे लाल। तुमने कोशिश तो करी थी बट तुम गलत हो गए। वह सबसे छोटी संख्या जो पूरी विभाजित कर दी गई संख्याओं का, चलो मैं बता देता हूं। वैसे मुझे लग रहा है ये थोड़ा सही है। संगीता प्रजापति, ये थोड़ा सा सही है, वो छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, संगीता ने पूरा बिल्कुल सही बताया, ठीक है, संगीता ने बिल्कुल एक भी चीज में गलती नहीं छोड़ी है, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूं, देखो LCM होती है तुम्हारी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के लिए। LCM होती है एक ऐसी सबसे छोटी, क्योंकि क्या है LCM मतलब लीस्ट, ठीक है,
सबसे छोटी, नाम में ही क्या है इसके, लघुत्तम समापवर्ती है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो एलसीएम होती है आपकी वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको 96 और 168 का एलसीएम निकालना है तो वो सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 96 और 168 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। और हमेशा याद रखना मेरे लाल कि एलसीएम का मान या तो दोनों में से किसी एक संख्या के बराबर होगा या हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, या हमेशा बड़ा होगा। समझ में आया? अब देखो एलसीएम निकालते कैसे हैं। जैसे एचसीएफ के लिए हमने क्या करा था, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पद लिए थे, ठीक है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। ध्यान रखना यहां पर मैं लिख भी देता हूं, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल, ठीक है। यानी कि गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, वो, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा, आपको लेना है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाला, मतलब जितने भी गुणनखंड यहां पर हैं इन दोनों संख्याओं के, उनके अधिकतम घात वाले पद लेने हैं, ठीक है। सबसे पहला गुणनखंड है 2 की अधिकतम घात कितनी है भाई, यहां पर है 2 की घात 3, यहां पर है 2 की घात 5, तो अधिकतम घात हो गई 2 की घात 5। चलो बहुत बढ़िया, 2 की घात 5 गुणा। उसके बाद अगला गुणनखंड कौन सा है, अगला गुणनखंड है 3, क्योंकि इसने उभयनिष्ठ नहीं बोला, इसने बोला है प्रत्येक गुणनखंड, ठीक है। 3 की अधिकतम घात कितनी है भैया, 3 की घात तो दोनों जगह एक ही है, तो सेम घात है 3 की घात 1। अब उसके बाद अगला क्या है, उसने बोला है प्रत्येक गुणनखंड, उसने बोला है प्रत्येक गुणनखंड, उसने एक गुणनखंड नहीं बोला या कॉमन गुणनखंड नहीं बोला, उसने बोला है प्रत्येक गुणनखंड, तो हमें 7 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 की अधिकतम घात कितनी है, 7 की अधिकतम घात भी है 1, तो 7 की घात 1, ठीक है। अब कर लो भाई, अब कर लो इसे सॉल्व। तो 2 की घात 5 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 7 या 21, तो 21 दूनी 42 का 2, 21 दूनी 42 का 2 हासिल हो गया 4, और 21 कितना हो जाएगा 63 और 4 67। हां जी, तो ये आ गया आपका इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, यानी कि 672 वो सबसे छोटी संख्या होगी मेरे लाल जो कि 96 और 168 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हो, दोनों से ही ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी 96 और 168 से, और ये सबसे छोटी संख्या होगी ऐसी। बेटा आर्यन, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, उसके बाद हमें गाड़ी जो है ना वो सीधा एकदम मतलब 24-25 हॉर्स पावर की स्पीड से दौड़ानी पड़ेगी, ठीक है। बट एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। तो ये मुझे बताओ, अब ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ सर, प्लीज रिपीट। हाँ बेटा कर रहा हूं मैं। बेटा पवन यादव, रूट वाले क्वेश्चन अपरिमेय संख्या में आएंगे, 4था-5वां लेक्चर है वो, ठीक है। वेट कर लो अभी जरा, पहले जो करा रहा हूं वो कर लो। हाँ भाई, इतना सबको क्लियर हुआ? जितने को चमक गया है बहुत अच्छी बात है, जितनों को नहीं चमका है घबराओ मत, अभी क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं हाथों हाथ क्लियर कर देना चाहता हूं तुम लोगों को, कि देखो तुम एक काम करो, जो दो संख्याएं थी 96 और 168 की जरा गुणा करना, 96 और 168 की जरा गुणा करो, 96 और 168 की गुणा करो जल्दी से, जल्दी से मुझे 96 और 168 की गुणा करके बताओ क्या आ रहा है। मैं साइड में जल्दी से कैलसी से कर लेता हूं, तुम लोग करके बताओ, तुम लोगों को एग्जाम में करनी है तो तुम लोग करके बताओ, बताओ भाई क्या आ रहा है 96 और 168 की गुणा करने पर? यह आएगा 16,128, ठीक है, 16,128। अब 96
और 168 के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करना जरा, करो जरा इन दोनों की भी गुणा। 96 और 168 के एलसीएम और एचसीएफ की भी गुणा करो, करो 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 गुणा करो। क्या आएगा भाई, इन दोनों की गुणा करो। क्या है, एचसीएफ है तुम्हारा 24 और एलसीएम है 672। 24 गुणा 672, इन दोनों की अगर तुम गुणा करोगे तो वो भी 16,128 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों की भी अगर तुम गुणा करोगे तो वो भी 16,128 ही आएगा, है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरे लल्लू लाल किसी भी धनात्मक संख्या के लिए अगर तुम्हारे पास ए और बी दो धनात्मक संख्या हैं, अगर तुम्हारे पास ए और बी दो धनात्मक संख्या हैं, तो याद रखना उन दोनों धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल होगा, यानी कि उन दोनों की गुणा करने पर जो संख्या आएगी, वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के भी गुणनफल के बराबर होगी। ये लो भैया, ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने तुम्हें एचसीएफ एलसीएम करा दिया है क्लियर। जिन्हें नहीं हुआ है क्लियर, घबराओ मत, अभी क्वेश्चन करेंगे वहां पर और ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सत्यम, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको ये कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उन दोनों संख्याओं के किसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। मेरे लाल आयुष, क्या दिक्कत हो रही है, मुझे ये बता कि दिक्कत क्या हो रही है। अगर तू देख ये लिखेगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, रोने वाले इमोजी भेजेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरी दिक्कत कहां हो रही है। ठीक है, तो ये चीज बताना मुझे कि प्रॉब्लम आ कहां रही है, फिर मैं वो चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, और अगर एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत है तो घबरा मत, अभी क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराओ मत। जिन्हें एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत हो रही है, ठीक है, घबराओ मत, आ जाएगा समझ में। ठीक है, आ जाओ, चलो सीधा एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। सीधा एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ये हमसे कह रहा है कि दो संख्याएं 14 और 49 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 7। 14 और 49 का एचसीएफ दिया हुआ है 7। ठीक है, इसका 14 और 49 का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है ये किसका, आपका 14 और 49 का। अब ये क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला वाला तुम खुद करो। अब देखो, अपने पास दो तरीके हैं विशाल मेरे लाल, क्या कि तुम या तो 14 और 49 का एचसीएफ जो है वो अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे कि भैया 14 का अभाज्य गुणनखंड करो, 49 का अभाज्य गुणनखंड करो, तब निकाल लो। ठीक है, ठीक है भाई माधव, ठीक है, लाल चेहरा बनाने से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ध्यान दो पहले। ठीक है, और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अभी अभी 2 मिनट पहले पता चला है कि भैया अरे ये तो हमने जाना ही अभी है, क्या कि आपका दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो कहने का मतलब है कि दो धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं यहां पर, 14 और 49। तो 14 और 49 का जो गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब 14 और 49 की गुणा कर लो, लेकिन गुणा करने से पहले सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं। मान रखो जरा यहां पर, एचसीएफ कितना है 14 और 49 का, 7 है, उठाकर रख दो। गुणा एलसीएम कितना है, ये तो निकालना है, ये तो निकालना है। तो ये 7 जो है इधर भाग में चला जाएगा, इधर गुणा में, इधर भाग में चला जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 14 गुणा 49 बटे में 7 बराबर कितना, एलसीएम आ गया किसका, 14 और 49 का।
ठीक है, इसे हल कर लो भैया, पूरे सवाल को, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। क्या आएगा? ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 49 दूनी कितना हो गया? 49 दूनी 98। हाँ जी, तो यानी कि आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया निकल कर? एलसीएम निकल कर आ गया 98। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी इस दिए गए सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया है, अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। अब मुझे ये बताओ, ये सवाल सबको समझ में आया? अब समझ में आ गया मैं क्या बता रहा था बार बार कि भैया जब आप दो संख्याओं की गुणा करते हो तो उससे जो आंसर आता है वो उन दोनों संख्याओं के अगर तुम एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वो चीज है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा नहीं हुआ है तो अगला क्वेश्चन जब खुद से करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, चलो लगाओ अगला सवाल। क्या कह रहा है? 26 और 169 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है 13। किसका? एचसीएफ दे रखा है 26 और 169 का। कितना दे रखा है भैया? 13। चलो बहुत बढ़िया। कह रहे 26 और 169 का एलसीएम ज्ञात करो। सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, कोई फर्क नहीं है मेरे लल्लू लाल। ठीक है मेरे चीतो, तो जल्दी से एक बार जरा क्लियर करो और बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पोल आएगा तुम लोगों के पास, पोल पे जवाब देना। 45 सेकंड का टाइम है तुम लोगों के पास। गलती से तुक्के मत भेड़ो, तुक्के मत भेड़ो। एग्जाम में एक एक नंबर वाले ऐसे ही सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तुक्के मत भेड़ो। ठीक है, सॉल्व करो और फिर कमेंट में आंसर बताओ। चलो बताओ भाई, पोल लगा रहा हूं मैं। हां जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी? चलो एक बार देख ले जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आ जाओ भाई, देखो हमारे पास दिया हुआ है 26 169 का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है। हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 169। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इनके एचसीएफ जो कि है 13 और एलसीएम जो कि हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। 13 इधर भाग में चला जाएगा तो एलसीएम बराबर आ गया 26 गुणा 169 बटे में 13 भाग में आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर कितना आएगा? 13 एका में 13, 13 दूनी 26, 169 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ने 18 का 8, हासिल को गया 1, 2 छिक्के 12 और 1 13 का 3, हासिल को गया 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये लो भैया 338 हमारा क्या निकल कर आ गया? 338 हमारा क्या निकल कर आ गया? एलसीएम निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिन बालकों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया था बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं मेरे लल्लू लाल, क्या 82% बालकों ने सही जवाब दिया? बाकी के जो हमारे 9% जो 52 पे अटक गए थे भाई, आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आई होप जिनका आंसर 52 आ रहा था भाई, मुझे नहीं पता क्यों आ रहा था, बट आई होप अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें ये।
क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ भाई, एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। शिवम, वैभव, श्रेयस, कोमल, निकी, सूरज, अभिनव, आकाश, गोलू और इशिका। बहुत बढ़िया भाई, ये क्लियर हो गया सबको? अब चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बताओ। आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे देखो क्या कह रहा है। ये तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, दोनों ही सवाल हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो इन्हें दोनों को तो हटा ही देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम खुद से ट्राई करोगे, अपने आप ट्राई करके देखो। इसके जैसा सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसके जैसा सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तुम्हें क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, कितना? 9। और क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तुम्हें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 9 को इधर भाग में भेज दो, एलसीएम का मान कितना निकल कर आ जाएगा? ये आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे में कितना? 9। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। पोल लेट से आ रहा है बेटा तौसीफ, अगर लेट से आ रहा है तो लेट से आंसर कर दो, ठीक है, लेट से आंसर कर दो। हाँ चलो, क्लियर है? ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, बच्चों ने आंसर भी बता दिया। 22,338 इसका आंसर बता रहे हैं, 22,338 आंसर आ रहा है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे कहने पे लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम पे भरोसा करके लिख रहा हूं मैं ये, ध्यान रखना। उन्नति, सौरभ, हाँ, नीरज, प्रभात, भूमिका, ठीक है, तुम पे भरोसा करके लिख रहा हूं मैं ये। आफरान, जो भी नाम था बेटा, सॉरी अगर मैंने गलत लिया हो तो। सर बना लेंगे, बढ़िया है माही, बढ़िया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आहा, अब ये है क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के, ये है क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन जिन्हें दिक्कत होती है आंसर करने में। हां जी, क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ यहां पर निकाला क्या जाएगा? यहां पर एचसीएफ निकाला जाएगा या एलसीएम निकाला जाएगा? यहां पर में से पे निकाला जाएगा या ले से पे निकाला जाएगा? बताओ भाई। और फिर मैं तुम्हें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक दूंगा, ठीक है। बताओ यहां पर क्या किया जाएगा? सोचो, क्वेश्चन पढ़ो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। आंसर बता रहा है 36 मिनट। अरे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो और मुझे ये तो बताओ एलसीएम या एचसीएफ क्या निकाला जाएगा? और मुझे रीजन चाहिए, मुझे रीजन चाहिए। बताओ भाई, मुझे चाहिए प्रॉपर रीजन। चलो जी, हाँ भाई, क्या आया? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? रीजन दो। एलसीएम क्यों लेंगे? रीजन दो। क्योंकि यहां तो चलो इस क्वेश्चन में तो लघुत्तम अधिकतम भी नहीं लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में तो लघुत्तम और अधिकतम भी नहीं लिखा हुआ। जो बच्चे बता रहे हैं एलसीएम लेंगे, क्यों लेंगे एलसीएम? रीजन बताओ ना क्या है? एलसीएम लेने का रीजन क्या होगा? क्यों हम एलसीएम लेंगे? नहीं पता। देखो चलो, मैं तुम्हें एक लॉजिक दे देता हूं इसके पीछे का, ठीक है, मैं तुम्हें एक लॉजिक दे देता हूं इसके पीछे का, ठीक है, कि क्या लॉजिक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर सीधा सीधा हमें दिया हुआ है क्या, कि क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब इस क्वेश्चन को समझना जरा। ये कह रहा है कि भैया एक पार्क है वृत्ताकार और उसके भैया चारों तरफ सोनिया और रवि लगा रहे हैं चक्कर, ठीक है, ये रहा पार्क, ठीक है, यहां पर सोनिया है, ये भी चक्कर लगा रही है पार्क के, और यहां भैया हमारा है रवि, ये भी इसी डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि भैया जो सोनिया है वो तो लेती है पूरा चक्कर करने में 18 मिनट,
और रवि जो है वो 12 मिनट में अपना चक्कर जो है वो पूरा कर देता है। ठीक है, 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है। तो पहले कौन खत्म करेगा अपना चक्कर? पहले रवि खत्म करेगा। अब इन्होंने कहा कि भैया वो समय बताओ जिसके बाद ये वापस से अपने पहले वाले स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, हमें वो समय बताना है जिस पे वापस से ये अपने पहले वाले स्थान पर मिलेंगे। अब देखो यहां पर इन क्वेश्चन में हमें पता कैसे चलेगा कि कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन में लघुत्तम आ जाए तो एलसीएम निकाल दो, और क्वेश्चन में अगर अधिकतम या महत्तम आ जाए तो एचसीएफ निकाल दो। लेकिन भैया यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो लघुत्तम महत्तम दिया ही नहीं है। तो हम ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? देखो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, अपने क्वेश्चन के आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट आंसर निकालो, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट आंसर निकालो, नहीं, अपने क्वेश्चन के आंसर को जस्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या प्रिडिक्ट करना है? कि आंसर जो है वो इन दिए गए दोनों नंबर से या तीनों नंबर से छोटा आएगा या बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो एचसीएफ है वो दिए गए दोनों आंसर से छोटा होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा आंसर इन दोनों नंबर से छोटा आएगा तो तुम एचसीएफ निकाल दो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा आंसर इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा तो एलसीएम निकाल दो, सीधी बात। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने बोला कि ये दोनों वापस से कब अपने पहले वाले स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही तो बोला है। तो भैया देखो, जब रवि दौड़ना शुरू करेगा, इन दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू करा, तो रवि थोड़ा तेज दौड़ रहा है। रवि ने क्या करा, 12 मिनट में अपना जो चक्कर है, ठीक है, रवि ने क्या किया, 12 मिनट में जो भैया का चक्कर था वो उन्होंने करके अलग कर दिया, वो एक राउंड पूरा कर चुके हैं। जबकि आपकी जो कौन थी, सोनिया थी, वो 12 मिनट में अभी तो पहुंची नहीं होगी, उसे तो 18 मिनट लगने हैं चक्कर पूरा करने में। तो ये दोनों 12 मिनट पे तो नहीं मिल सकते, ये दोनों 12 मिनट पे तो नहीं मिल सकते। ठीक है, उसके बाद अब जब सोनिया ने चक्कर पूरा किया तो इसे लगे 18 मिनट। ठीक है, और रवि तो पहले ही पहुंच गया था लाइन पे, तो उसने तो अपना अगला राउंड शुरू कर दिया। तो भैया रवि ने कर दिया अपना अगला राउंड शुरू। तो जब 18 मिनट पे सोनिया यहां पहुंची तो रवि तो भैया तब तक अपना अगला आधा चक्कर कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, तो ये दोनों 18 मिनट पे भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो एक बात बताओ, 12 मिनट पे तो ये पहुंचने से रहे। ठीक है, 12 मिनट में तो सोनिया ही नहीं पहुंच रही है। ठीक है, 18 मिनट में ये वैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि रवि पहले 18 मिनट पे अपना अगला चक्कर शुरू कर चुका होगा। ठीक है, और 12 और 18 मिनट से कम समय लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता भाई? क्योंकि 12 मिनट तो लग ही रहे ना रवि को चक्कर पूरा करने पे, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में 12 मिनट तो लग ही रहे रवि को, इससे पहले तो वो पहुंच ही नहीं सकता। तो यानी कि आंसर इन दोनों संख्याओं से छोटा तो हो नहीं सकता, इन दोनों संख्याओं से छोटा तो हो नहीं सकता। क्या बचा? क्या बचा भैया? सीधी सी बात है, रवि और सोनिया, रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जब सोनिया पहुंचती है स्टार्टिंग पॉइंट पे तब तक रवि अपना अगला चक्कर शुरू कर देता है। तो यानी कि ये दोनों 12 और 18 मिनट से ज्यादा ही समय लेंगे, और ज्यादा समय लेंगे तो क्या निकलेगा? आंसर ज्यादा आएगा तो क्या निकलेगा? आंसर ज्यादा आ रहा है तो क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो भैया, सॉल्यूशन में हम पूरा पूरा लिखेंगे क्या कि आपका सोनिया के द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय के द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, तो ये बराबर है आपका किसके? ये बराबर है 12 मिनट के, सॉरी 18 मिनट के। और आपका रवि के द्वारा एक चक्कर में
लिया गया समय, तो ये कितना है भैया, ये है तुम्हारा 12 मिनट। ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय कितना होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर होगा किसके भैया, आपका इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के। एलसीएम ऑफ कितना, आपका 18 और 12, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, मतलब 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। साइड में निकाल देते हैं हम। 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा भैया, 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या इससे 18 घट रहा है 2 ने 18, सबसे छोटी संख्या इससे 9 कटता है 3 3 9, सबसे छोटी संख्या इससे 3 कटेगा, आपका ये आ गया 3 3 एकम 3, तो ये आ गया आपका कितना, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 1 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या से 12 विभाजित हो रहा है 2 2 छक्के 12, सबसे छोटी संख्या से 6 विभाजित होगा 2 2 तिया 6, और सबसे छोटी संख्या इससे आपका कितना 3 विभाजित हो रहा है 3 3 तिया 3 एकम 3, तो अपने पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, सिंपल। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का कितना होगा भाई, एलसीएम बताओ क्या निकल कर आया आंसर, यह होगा प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पद का गुणनफल, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पद का गुणनफल। तो प्रत्येक गुणनखंड यानी कि 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 2 गुणा, अगला गुणनखंड कौन सा है, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9, 9 चौक 36, तो यानी कि भैया सोनिया और रवि जो हैं वो 36 मिनट बाद एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि रवि अपने 3 चक्कर पूरे कर चुका होगा, सोनिया 2 चक्कर पूरे करेगी, तब जाकर वो एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हां जी, अब मुझे ये बताओ, ये चीज सबको क्लियर हुई कि कैसे पता चलेगा कब आपको एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है। अगर तुमने थोड़ा सा आंसर प्रेडिक्ट कर लिया अपना कि जो क्वेश्चन है वो बड़ा आ रहा है या जो क्वेश्चन का आंसर है वो छोटा आ रहा है दी गए नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि भैया एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। बताओ, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, जल्दी से बताओ भाई। अभी रिपीट करूंगा, टेंशन ना लो, और भी क्वेश्चन है अपने पास रिपीट करने के लिए, लाओ डाउट दिखाओ। सज्जाद सर समझ नहीं आया, क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, दोनों संख्या को एक ही में एलसीएम निकालें, इस क्वेश्चन से होगा। ठीक है बेटा, देखो दोनों को एक साथ एलसीएम भी निकाल सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है जब आप दोनों संख्याओं का एलसीएम एक साथ निकालते हो ना, मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो वो एचसीएफ और एलसीएम को मैं सेम ही तरीके से निकालना प्रेफर करता हूं। ठीक है, तो इसी वजह से बस, और कोई बात नहीं है। हाँ मुस्कान, अभी रिपीट कर देते हैं। कन्हैया कुमार सर, मुझे पता था आपने, मैं कमेंट नहीं देखा। कन्हैया भैया, कौन सा कमेंट नहीं देखा हमने तुम्हारा? सैफुर बेटा, करता हूं मैं एक्सप्लेन दोबारा से, एक बार रुक जाओ। हाँ जैनब भाई, कमेंट जा रहा है तुम्हारा, और बताओ। नैतिक 36 आंसर है, बिल्कुल सही सर। पोल लेट आ रहा है, ठीक है सर। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर नहीं होगा तो क्या होगा सर? बेटा वही तो मैंने बोला, आरोही 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल्स टू दी
प्रोडक्ट ऑफ दोस टू पॉजिटिव नंबर। सीधी सी बात है, यही मैं बोल रहा हूं आरोही, घबराओ मत। सर आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? बेटा सुप्रिया वैसे तो एनसीईआरटी है, बट इसमें काफी सारी अलग अलग बुक्स जो है वो कंबाइंड है, ठीक है। यूपी बिहार की अलग अलग बुक्स जो है, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर के क्वेश्चन सब मिक्स करके लाया हुआ हूं मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यूपी बोर्ड वालों को अपनी बुक से लग रहे होंगे, कुछ बिहार वालों को अपनी से, और कुछ जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। चलो भाई आगे जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला था कि भैया दो लोग हैं जिन्हें चक्कर लगाना है ग्राउंड का, ठीक है। मजा आता है इन्हें ग्राउंड का चक्कर लगाने में, ठीक है। तो अब इन्हें चक्कर लगाते वक्त भाई एक को 18 मिनट लगे, एक को 12 मिनट लगे। इन्होंने बोला कि वापस जहां से इन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया था वहां पर अगर ये वापस से पहुंचेंगे, ठीक है, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा वापस मिलने में, ठीक। तो हमने देखा, मैंने तुम्हें समझाया कि जब भी तुम आंसर निकालोगे तुम ये सोचोगे कि भैया इनका जो एचसीएफ है और एलसीएम है उनमें से क्या निकलेगा। हम सोचेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। अगर आंसर दिए गए नंबर से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो हम एलसीएम निकाल देंगे, और आंसर दिए गए नंबर से छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकाल देंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे पता लगा कि भैया रवि और सौम्या 12 मिनट से पहले तो पहुंच नहीं सकते, 12 मिनट से पहले तो पहुंच नहीं सकते, तो यानी कि एचसीएफ का तो कार्यक्रम हो गया खत्म। या फिर ये दोनों 12 मिनट पे भी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, क्योंकि भैया आपका सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट में रवि पहुंच जाएगा पहली वाली लाइन पे और सोनिया पहुंच नहीं पाएगी, तो ना तो ये 12 मिनट में पहुंचेंगे ना उससे पहले, तो एचसीएफ का किस्सा हो गया खत्म। बचता क्या है? एलसीएम। और ये चीज हमें समझ में भी आ गई कि सोनिया ने जब 18 मिनट में चक्कर पूरा किया, रवि ने अपना अगला चक्कर शुरू कर दिया, तो ये तो भैया ना तो 12 मिनट पे मिलेंगे ना 18 मिनट पे, ये उससे ज्यादा ही समय लेंगे, और ज्यादा समय लेंगे तो क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। निकाल दिया एलसीएम भाई, एलसीएम निकाला तो हमें समझ में आ गया एलसीएम आ रहा है 36, यानी कि 36 मिनट में ये दोनों एक दूसरे को कहां पर मिल जाएंगे भैया? एक दूसरे को ये लोग चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई, अब ये हमसे कह रहा है कि देखो 65 और 117 का एचसीएफ जो है वो 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान बताओ। ये पिछले साल का सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो भाई ये कह रहा है 65 और 117 का एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है भाई? ये बराबर है आपका 65 m माइनस 117 के। तो ये आपसे कह रहा है यहां से m का मान बताओ। तो अब इन दोनों का तुम क्या कर सकते हो? एचसीएफ निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। इन दोनों का तुम क्या कर सकते हो? आराम से एचसीएफ निकाल सकते हो, और एचसीएफ निकालकर उन दोनों को आपस में बराबर रख दो, आपके पास m का मान आ जाएगा, ठीक है। 65 और 117 का एचसीएफ निकालो, क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से 65 और 117 का एचसीएफ बताओ। बताओ भाई, तुम लोगों के सामने पोल भी आ रहा है, ठीक है। पोल पे तुक्के मत मारना प्लीज, तुक्के मत मारना, आराम से आंसर करना, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताओ 65, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, इससे 65 कट रहा है 5, ठीक है। 6 5 11, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा सीधा, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, सबसे छोटी संख्या इससे 13 कट रहा है, 13 एकम 13, तो 65 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुणा 13, यानी कि 5 की घात 1 और 13 की घात 1, 13 की घात 1, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा 117 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो भाई। सबसे छोटी संख्या जिससे 117 कट रहा है 3, कितना आएगा भाई? 3 तिया 9 और 3 निम 27, 39 आ गया। सबसे छोटी संख्या इससे 39 कट रहा है, ये भी 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, सबसे छोटी संख्या इससे 13 कटेगा, वो हो गया आपका खुद 13। तो भैया 117 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 3 की घात 2 गुणा 13 की घात 1, ठीक है। तो यहां पर एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ हो जाएगा 65 और 117 का कितना? ये हो गया आपका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का
गुणनफल। तो देखो भैया उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है यहां पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल एक, कौन सा, 13। 13 की न्यूनतम घात कितनी है, 13 की न्यूनतम घात 1 ही है, तो 13 की न्यूनतम घात है 1, 13 की घात 1 यानी कि आ गया 13। ठीक है, ये आ गया 13। ठीक, तो आपके पास HCF आ गया 13। HCF 165 और 117 का कितना दे रखा था, 65m माइनस 117, ये बराबर आ गया 13 के। ठीक है, 117 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 117 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 65m बराबर आ गया 13 प्लस 117 के, जो कि बराबर हो गया कितना, ये हो जाएगा 117 प्लस 3 20 10 130, 130, 65 इधर भाग में चला जाएगा, m बराबर आ गया 130 बटे 65, 65 से भाग करेंगे इसे, कितना आ जाएगा, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। 65 एकम 65, 65 दूनी 130, तो m का मान निकल कर आ गया 2। तो जिस भी बालक का मान 2 आ रहा था निकलकर, वही तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। चमका कि नहीं चमका, मैंने पहले ही बोला था तुक्के मत लगाना, तुक्के मत लगाना, तुक्के लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। हां जी, समझ में आया कि 2 आंसर कैसे आया, इसीलिए बोलता हूं तुक्के नहीं लगाने। समझ में आया। चलो, 47% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सुयश, रेलिश, शांतनु, राज, गाय, शिवम, प्रभात, सतीश, विनय, सनी और प्रदीप, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी, क्लियर है, समझ में आया सबको। ये देखो, हमें HCF का मान दिया हुआ था 2 संख्याओं के। ठीक है, हमने क्या करा, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 संख्याओं का HCF निकाला। ठीक है, जो कि 13 आया, और उसे जो मान दिया हुआ था, ठीक है, 65m माइनस 117 उठाकर उसके बराबर रख दिया सीधा सीधा। ठीक है, और उसे हल करके वहां से m का मान निकाल लिया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो, मयंक, हितेश, शिवाजी, अब क्लियर हो गया भाई मेरे। बेटा प्रिया, अगर पोल नहीं आया कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दो, मैं वहां देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाओ क्या कह रहा है। देखो, अब ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ 1 नंबर का सवाल है, मतलब 1 मार्क में आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको बोल रहा है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q, 2 धनात्मक संख्याएं हैं p और q, और उनके अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं a गुणा बी स्क्वायर, और q का अभाज्य गुणनखंड है कितना, आपका a क्यूब गुणा b। ठीक है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम ज्ञात करो a और b का। आपको क्या निकालना है, a और b का एलसीएम निकालना है। a आपका, सॉरी, एलसीएम ज्ञात करना है p और q का, सॉरी a और b कह रहा हूं, p और q का एलसीएम ज्ञात करना है। तो भाई देखो, आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं, आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको a और b के रूप में दिए हुए हैं। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको a और b के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जरा मुझे सॉल्व करके बताओ यहां पर एलसीएम क्या होगा a और b का। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और जो बालक कह रहे हैं कि सर यूपी में नहीं आया था, मेरे लल्लू लाल, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पिछले साल के पेपर में ही आया था। पिछले 4-5 साल के पेपर देखो उठा के, उनमें मिल जाएगा तुम्हें या तो ये क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन। करो सॉल्व, लगाओ दिमाग। आया आंसर, आया आंसर। चलो साइड हो जाता हूं मैं, ये लो। देखो भाई, हमें पता है एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है आपका प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पद का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला गुणनखंड है a। a की अधिकतम घात कितनी है, a की घात 3 गुणा, दूसरा गुणनखंड है b। b की अधिकतम घात कितनी है, b की घात 2। तो a की घात 3 गुणा b की घात 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। a की घात 3 गुणा b की घात 2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, 68% बालकों ने सही जवाब दिया है। वैभव, विशाल,
सुयश टॉप पे है, ठीक है, सोनम, उमेर, विकास, विनय, शिवम, वर्मा, एकांक्षी और आशुतोष। भाई जिन बालकों को समझ नहीं आ रहा, रोहित सर मुझे नहीं आ रहा, बेटा क्या दिक्कत हुई है बता। अंशिका कह रही है मेरे से गलत हो गया, आई होप अब समझ में आ गया होगा अंशिका। अनुष्का कह रही है रिपीट कर दो। बेटा देखो, इन्होंने दो संख्याएं दी थी पी और क्यू, और दोनों संख्याओं के लिए बोला था कि इनके जो गुणनखंड है वो a गुणा बी स्क्वायर और a क्यूब गुणा बी के रूप में, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दे दिए गए हैं। अब इनसे एलसीएम निकालना है, तो तुम्हें पता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पद का गुणनफल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला गुणनखंड क्या था, ए की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ए की घात 3 आ गया। दूसरा गुणनखंड कौन सा था, बी की अधिकतम घात कितनी है 2, तो बी की घात 2 आ गया। इसके अलावा और कुछ है नहीं, समझ में आ गया, खत्म बात। बेटा एक बार है ना क्लास को दोबारा से देख लेना, ठीक है, क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना, घबराओ मत, टेंशन ना लो, बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। सबा परवीन बेटा आपने पिछली दो क्लासेस देखे थे, वहां पे मैंने एचसीएफ को और अच्छे समझाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार क्लास को जब आपकी एंड हो जाएगी तो पिछला वाला बैकलॉग जो है, बैकलॉग मत बनाओ मेरे लाल, बैकलॉग हाथों हाथ क्लियर कर लो, ठीक है। अब मुझे वीडियो कॉल करना सर बेटा, बस वही करने की सोच रहा हूं मैं, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन वैसे तो बहुत सारे बचे हुए हैं क्लास में, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, बट देखते हैं, चलो बताओ भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। a बराबर 8 दिया हुआ है, एचसीएफ a कॉमा बी बराबर 4 दिया है, एलसीएम आपको a कॉमा बी बराबर 12 दिया हुआ है, तो b का मान पूछ रहा है। अब ये तो बच्चों वाला सवाल है यार, ये तो बच्चों वाला सवाल है। आपको दो संख्याएं पता है a गुणा b, ठीक है, आपको इनके एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है ना। आपको एक संख्या पता है 8, b का मान आपको निकालना है, एचसीएफ का मान आपको 4 दिया हुआ है और एलसीएम का मान 12 दिया हुआ है। उठाकर इसे सॉल्व करके आंसर निकाल दो, क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या होगा आंसर, बताओ भाई जल्दी से क्या होगा आंसर। जो बालक कह रहा है कि सर आप हमेशा बाल सेट करते रहते हैं, भैया हमारे बाल हैं लंबे थोड़े से, हमने कर रखे हैं लंबे, हम बढ़ा रहे हैं बाल, तो थोड़ा सेट करना बनता है ना, मेहनत करी है इन पे हमने। चलो बताओ जल्दी से, चलो भाई बताओ जल्दी से। देखो सिंपल है, 8 इधर भाग में चला जाएगा, b बराबर आ गया 4 गुणा 12 बटे में 8, ठीक है। भाग करेंगे इसे कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो हमारे पास आ गया b का मान निकलकर 6। तो यानी कि भैया आपका 8 अगर एक संख्या है और दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 4 और 12 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6। तो भैया 6 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बालक को कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, वेदना तो बताओ। वैसे तो आंसर ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं हम, तो पोल स्टॉप कर ही देते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 85% बालकों ने सही जवाब दिया है। वैभव, सार्थक, प्रकाश, प्रभात, एकांक्षी, विकास, अभिनव, प्रिंस, गिरी, सागर और शिफा। बहुत बढ़िया भाई, चलो क्लियर हो गया। आराध्या बेटा कोई बात नहीं, अगर पोल लेट आ रहा है तो तुम कमेंट में आंसर कर दो, मैं वहां देख रहा हूं, ठीक है। लीजा को पोल जल्दी आ जा रहा है, ठीक है, तुम्हें पोल लेट आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है शायद तुम लोगों की तरफ, इस वजह से दिक्कत हो रही है शायद ये, ठीक है। चलो आगे बताओ। देखो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वापस से एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। कह रहा है 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, ठीक है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है। मतलब कि आपको एक ऐसी सबसे बड़ी माप निकालनी है, जो कि तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके, है ना हरिओम भाई। तो एक बार मुझे बताओ कि यहां पर
तुम HCF निकालोगे या LCM? बेटा समृद्धि चौरसिया, तुम्हारे जो भी डाउट हो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं क्लास के बाद एक बार उन्हें चेक कर लूंगा। और समृद्धि, एक बार क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को एक बार फास्ट फॉरवर्ड में या 2x की स्पीड पर देखिएगा, ठीक है, और साथ में उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को। तब भी अगर समझ नहीं आता है तो आप डाउट्स जो है वो डालना कमेंट्स में, मैं जरूर देखूंगा, पक्का नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आ जाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। क्या निकालेंगे भाई? HCF निकालेंगे। अलीशा, क्यों निकालेंगे HCF? बताओ क्यों निकालेंगे HCF? और जो बोल रहे हैं LCM निकालेंगे, क्यों निकालेंगे LCM? दोनों का आंसर चाहिए मुझे, बताओ भाई, क्यों निकालेंगे HCF, क्यों निकालेंगे LCM, क्यों निकालेंगे? दोनों का आंसर दो। देखो, हमें एक ऐसी माप चाहिए जो कि 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर को बिल्कुल एक्यूरेटली माप ले, ठीक है। तो अगर तुम कोई माप 72 लीटर से बड़ी ले लेते हो, मान लो तुमने 80 लीटर की माप ले ली, तो क्या तुम 80 लीटर की बर्तन में यह 27 लीटर का दूध ठीक ठीक माप पाओगे? ठीक ठीक नाप पाओगे कि ये कितने लीटर का है? नहीं नाप पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि 80 लीटर के दूध में तुम 27 लीटर भरोगे, बस तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे, यार ये कितने लीटर हुआ है, कितने लीटर हुआ है ना। तो LCM यानी कि 72 लीटर से बड़ी संख्या तो नहीं ले सकते, ठीक है। और 72 लीटर का भी अगर तुम कोई बर्तन लोगे, उसमें भी तुम 27 लीटर को अच्छे से नहीं माप पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए 72 लीटर का बर्तन भी नहीं ले सकते। यानी कि बराबर संख्या और बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट तो हो गया खत्म, यानी कि LCM तो निकलना नहीं है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या, जो कि इन तीनों को ठीक ठीक माप सके। यानी कि कोई एक ऐसी संख्या होगी जिससे ये तीनों के तीनों पूरी तरीके से क्या आ जाएं, पूरी तरीके से मापे जा सकें, जो कि हमारा किससे मिलेगा? हमें HCF से। यानी कि आप क्या करोगे? 27, 36 और 72 का निकालोगे HCF, ठीक है। बेटा इस चीज को पूरा लिख लेना कि 3 पात्रों में, पहले पात्र में दूध की मात्रा 27 लीटर, दूसरे पात्र में दूध की मात्रा 36 लीटर और तीसरे पात्र में दूध की मात्रा बराबर 72 लीटर, ठीक है। और तीनों पात्रों की सबसे बड़ी माप जो कि तीनों पात्रों में दूध को पूरी तरीके से माप सकती है, वो बराबर होगी किससे? आपका HCF 27, 36 और 72 के। इनका भाज्य गुणनखंड करो। 27 का भाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 3। 36 का अभाज्य गुणनखंड होगा 18 दूनी 36, यानी कि आपका 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, ठीक है। और 72 का अभाज्य गुणनखंड होगा कितना? आपका 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तुम कहोगे सर आपको कैसे याद? मुझे याद है, तुम लोग यहां पर साइड में करके दिखा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। अब HCF क्या होगा इन तीनों का? HCF क्या होगा? 27, 36 और 72 का। तो ये होगा तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड का, तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों संख्याओं में कौन सी है? उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों संख्याओं में केवल है 3, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है? 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 2। न्यूनतम घात है 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 बोले तो 3 की घात 2 बोले तो 9। यानी कि 9 लीटर का जो पात्र होगा, 9 लीटर की जो माप होगी, वो इन तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है। सीधी सी बात है, 9 लीटर का दूध 27 लीटर वाले पात्र को 3 बारी में माप देगा, 36 लीटर वाले पात्र को 4 बारी में माप देगा, और 72 लीटर वाले पात्र को 8 बारी में माप देगा। सीधी बात, समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? HCF LCM के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कर लोगे। देखो अब इस पीपीटी में तुम्हें काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब एक ये वाला क्वेश्चन भी है जो कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अभाज्य गुणनखंड विधि का नहीं है, ये HCF LCM का क्वेश्चन नहीं है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से आता है। क्या क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब कोई ऐसा 6 की घात n के लिए कोई ऐसा अंक बन सकता है जिसमें लास्ट में 0 आ रहा हो, मतलब 0 पे समाप्त हो रहा हो, ठीक है। ऐसा कोई अंक बन सकता है क्या 6 की घात n के लिए, जहां पर n कोई प्राकृत संख्या हो? तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हल यहां पर हम करेंगे ये कि हम लिखेंगे 6 की घात n बराबर है किसके? इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा?
6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड अगर करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 गुणा 3 की घात n, है ना। अब तुम्हें पता है इन्हें घातों को अलग अलग तोड़ के लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। ठीक है। अब जब भी कोई ध्यान से सुनना, जब भी कोई अंक जीरो पर खत्म होता है, जब भी कोई अंक जीरो पर खत्म होता है, उसमें 5 की घात जो है, ठीक है, वो जरूर होती है। जैसे ये हो जाएगा 2 की घात 1, 5 की घात 1, ठीक है। 3 हो जाएगा कितना आपका 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं 150 की, तो 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो यानी कि ये हो गया आपका 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी अंक आपका जीरो पर खत्म हो रहा है उसमें क्या है, उसमें 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। वो हमेशा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में। लेकिन 6 की घात n जो है वहां पर 2 की घात n तो है लेकिन 5 की घात नहीं है, तो इसीलिए आप लिखोगे चूंकि प्रत्येक संख्या जो जीरो पर समाप्त होती है उसमें 2 व 5 गुणनखंड होते हैं, जो 6 की घात n में नहीं है। अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। खत्म, आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? बताओ भाई, समझ में आ गया? सर क्लास कब एंड होगा? बेटा इच्छा क्लास बस एंड हो चुका है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि तुम्हें इस पीपीटी में देखने को मिलेंगे और लास्ट क्लास में भी हम कवर करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी अभी तुम लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं। तुम लोगों को कोई भी डाउट है तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैं एक बार जरा अपने टेक्निकल महोदय को बुला लेते हैं। हाँ जी, तो कोई नहीं है, एक बार कर लेते हैं वीडियो कॉल वगैरह। होमवर्क दे दो बेटा, होमवर्क तुम्हें मिल जाएगा आज की क्लास का भी, डीएचए अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और पॉपुलर और कॉमन डाउट्स तुम लोगों के दिखाओ जरा। पॉपुलर में तो यार कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। कॉमन डाउट्स देख लेता हूं मैं तुम लोगों के। सर नीव 2.0 आपसे पढ़ा था, क्या बात है आरोही, बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच। सर ये सब क्वेश्चन योद्धा से हैं? हाँ बेटा सूरज, योद्धा से ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। योद्धा से, योद्धा कौन सा था? हो सकते हैं योद्धा से हो, ठीक है। तुम लोगों ने ऑलरेडी योद्धा देख लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बट योद्धा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे तो ये भी वही है, ठीक। और बताओ, मुझे भी वीडियो कॉल, बेटा अभी वीडियो कॉल के लिए मैंने बुलाया है, एक बार सर जी आ जाएं तो फिर करते हैं। सर घात क्या होता है? तो बेटा कोई संख्या कितनी बार गुणा हो रही है, ठीक है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहां पर 2 जो है वो 3 बार गुणा हो रहा है, तो उसके लिए 2 की घात 3 ऐसे लिया जाता है, ठीक है।
और बताओ शालू कुमारी, सर समझ नहीं आया और डीपली बताइए। बेटा शालू, अगर तुम्हें ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है आज की क्लास में, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है उसके बाद भी नहीं हुआ, तो एक बार तुम कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में मैं उस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। घबराओ मत, टेंशन ना लो, तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की, ठीक है, टेंशन ना लो। और बताओ सर 10, 30 और 150 कहां से आया है? बेटा स्नेहा, वो बस मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 10, 30 और 150 का, तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर कोई भी अंक जो है अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो उसमें 2 और 5 गुणनखंड जरूर होंगे। तो तुम कोई भी अगर अंक लेते हो जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, तुम 1300 ले लो, तुम 1990 ले लो, तुम 1980 ले लो, जिसके लास्ट में 0 आ रहा है उसमें हमेशा 2 और 5 गुणा में जरूर होंगे। लेकिन यहां पर 5 जो है वो गुणा में नहीं है, 2 तो है, ठीक है, इसीलिए ये 0 पे कभी खत्म नहीं हो सकता। समझ में आ गया? कहां चले गए हमारे टेक्निकल महोदय? कोमल कुमारी, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आदित्य कुमार शाह, अब क्लियर हो गया भाई, दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया है। बेटा अंशिका, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिए अपनी तरफ से। सर परिमेय और भिन्न में क्या अंतर है? बेटा अंबिका, अगर आप पहले क्लास में आते तो मैंने वहां पर ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनमें आपका अंश और हर आपका धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक किसी भी प्रकार का हो सकता है, जबकि भिन्न में केवल अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं, इसी वजह से, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, कहां रह गए भाई? चलो भाई एक बार कर लेते हैं जो कुछ कुछ, देखो सबको एक साथ नहीं हो पाएगी बट पूरा साल पढ़ा है अपने पास, सबको एक साथ नहीं हो पाएगी बट पूरा साल पढ़ा है अपने पास, तो जिन बच्चों को हो जाएगी ठीक है, जिनको नहीं हो पा रही है उन्हें आगे कर लेंगे, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना इस चीज की कि हमें नहीं हुई वीडियो कॉल, और कमेंट में हल्ला मत काटने लगना इस चीज के लिए, ठीक है। आज नहीं हुई है अगले दिन हो जाएगी, अगले दिन नहीं होगी उससे अगले दिन हो जाएगी, पूरा साल पढ़ा हुआ है अपने पास, ठीक है। जिससे आज हो रही है उससे आज बात कर लेते हैं, बाकियों से कल कर लेंगे, ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। चलो जी, एक बात बताओ, पहले लीडर बोर्ड दिखाओ, लाओ अपना लीडर बोर्ड देखते हैं पहले, लीडर बोर्ड में क्या चल रहा है तुम्हारा। वैभव, प्रभात, सार्थक, रैलिश, राज, गाय, शिवम मिश्रा, सोनू, देवेंद्र, अलका और तनु, ये हैं अपने टॉप वाले बालक, टॉप 10, ठीक है। अब देखते हैं, आ जाओ भाई वीडियो कॉल करते हैं तुम लोगों से, कौन कौन है। हाँ जी, वंशिका, अलीशा, प्रियतमा शर्मा, शिवांशु, नीतीश, संदीप, जो ज्वाइन कर सकता है भाई कर लो, ठीक है। जो सबसे ऊपर आ रहे हैं मैं उन्हीं के नाम सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। आतिफ, अंशु, ऋषभ, भाई कोई तो ज्वाइन करो, अब तुम कह रहे हो कि ज्वाइन भी करना है तुम्हें। सार्थक, प्रशांत, मीनाक्षी, गजेंद्र, राज यादव, महेंद्र, आरोही, प्रांशी, सेजल, वासिफ, रविकांत, गौरव, आयुष, चलो कोई तो आया, ऋषभ ने ज्वाइन किया है अभी, ठीक है, बाकी लोगों ने अभी ज्वाइन ही नहीं किया है। परी, अंतिमा, हाँ ऋषभ, नेटवर्क इशू है भाई शायद। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ सर, ठीक चल रही है। कोई दिक्कत? अभी 1 हफ्ता हो चुका है ऑलरेडी, बैच में कोई दिक्कत वगैरह, कोई परेशानी, सब सॉर्टेड है या फिर? सर वो एक प्रॉब्लम था, हाँ बताओ बताओ बताओ। वो सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होती है, तो मैं बता देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। सैटरडे और संडे को जो क्लास नहीं हो रही है वो केवल इस मंथ के लिए है, अगले मंथ से ऑलरेडी प्लान में है, ठीक है, कि सैटरडे को क्लास हुआ करेंगी, संडे को तुम लोग अपना सेल्फ स्टडी करोगे, बट सैटरडे को रेगुलर बेसिस पे क्लास होंगी, टेंशन ना लो। बट वो इस मंथ में नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ से है, वो ऑलरेडी प्लान हुआ है। अगर तुमने प्लानर चेक किया होगा अपना जो अभी अपलोड हुआ है,
ठीक है, तो वहां पर तुम देखोगे वहां पर सैटरडे में क्लासेस लगी हुई है नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ से आगे रेगुलर बेसिस पे सैटरडे में क्लासेस होंगी। ठीक है, वो ऋषभ वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हेलो वासिफा, हेलो आरोही, हेलो हेलो हेलो। तुम लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो या फिर ऑन हो ही नहीं रही है? आवाज आ रही है आरोही, वासिफा, हेलो हेलो हेलो। भाई नेटवर्क इश्यू ज्यादा है क्या अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ से है? और कोई है जिसे ज्वाइन करना है? हेलो हेलो मैम, सर, कोई तो बोलो। हेलो ऋषभ, अगर यार तुम्हारा डाउट हो चुका है क्लियर तो तुम लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके भाई। रेगुलर पढ़ते रहना भाई, बैकलॉग मत करना, पहली बता रहा हूँ। ठीक है, हेलो आरोही, हेलो वासिफा, आवाज आ रही है? चलो यार, मुझे लग रहा है कि आवाज़ की शायद थोड़ा इशू हो रहा है नेटवर्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वापस से ट्राई करते हैं। जिन लोगों को हो पाएगी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वापस से ट्राई करूंगा। ठीक है, बाकी तुम लोगों को जो भी डाउट हो तुम कमेंट में डाल देना, मैं देखूंगा डाउट्स। ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।